प्लेटो के शिक्षा योजना को ही आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे प्लेटो के शिक्षा योजना की रूपरेखा पर। इससे पूर्व के 2 लेक्चर में हम प्लेटो के शिक्षा के महत्व और पृष्ठभूमि विषय पर चर्चा कर चुके हैं। यहाँ हम बात करेंगे प्लेटो के शिक्षा योजना की रूपरेखा क्या थी। तो जब पृष्ठभूमि में हमने चर्चा किया था तो हमने अवगत कराया था आपको कि तत्कालिक समय में यूनान में शिक्षा के 2 केंद्र हुआ करते थे, एथेंस और स्पार्टा। तो वहाँ किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था पाई जाती थी, उन व्यवस्थाओं का प्लेटो के शिक्षा योजना पर कहाँ तक प्रभाव पड़ा, इन समस्त विषयों से हम आपको अवगत करा चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्लेटो ने स्वयं के जो शिक्षा योजना प्रस्तुत की उसकी मूलभूत विशेषताएं क्या हैं, उसकी रूपरेखा क्या है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें उन्होंने इसे 2 भागों में बांटा है, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। बांटने का जो मूल आधार उनका था, इसके पीछे 2 मूल आधार हैं। पहला आयु और दूसरा वर्ग। आयु के आधार पर प्रारंभिक शिक्षा को उन्होंने आरंभ से 20 वर्ष के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को रखा है और 20 से 35 वर्ष के अंतर्गत उच्च शिक्षा को रखा है। प्रश्न उठता है कि वर्ग, तो प्रारंभिक जो शिक्षा व्यवस्था थी यह समस्त वर्ग के लिए थी और जो उच्च शिक्षा थी यह केवल अभिभावक वर्ग के लिए थी। प्रारंभिक शिक्षा को भी वह 3 भागों में बांटते हैं। पहला है आरंभ से 6 वर्ष, 6 से 18 वर्ष और 18 से 20 वर्ष। प्रारंभिक शिक्षा का विषय वस्तु क्या होगा, प्रश्न उठता है। तो कहते हैं कि आरंभ से 6 वर्ष के दौरान, यानी जब बालक की आयु आरंभ से 6 वर्ष की अवस्था में वह जब होगा, 6 वर्ष की अवस्था उसकी होगी, तो उस दौरान बालक को लघु कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा सिखाई जाएगी, जिसका प्रमुख उद्देश्य भावात्मक माध्यम से चरित्र का निर्माण होगा। यानी कि लघु कहानियों की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो बाल मन होता है उसमें चंचलता पाई जाती है और चंचल मन के लिए अगर हम भागवत का कथा सुनाना शुरू कर देंगे तो बैठ पाएगा एक जगह पे। तो कहते हैं लघु कहानियों के माध्यम से, और कैसी कहानियां हो जो व्यक्ति को भावात्मक रूप से सच्चरित्रता की तरफ ले जाएं। कारण क्या है, क्योंकि जब एक बार बच्चे के अंदर हम उत्तम चरित्र के बीज बो देंगे तो वह जो समाज की विसंगतियां हैं वह उसे प्रभावित नहीं कर पाएंगी। वह स्वतः या तो समाज की विसंगतियों को दूर करने का प्रयत्न करेगा, अथवा यदि नहीं भी वो कर सकता है तो उन विसंगतियों से स्वतः दूर भागने का प्रयत्न करेगा। वह उन विसंगतियों के दुष्चक्र में नहीं पड़ेगा। दूसरा है 6 से 18 वर्ष। 6 से 18 वर्षीय शिक्षा में वो मुख्यतः 2 विषयों के अध्ययन पर बल देते हैं, संगीत, म्यूजिक जिसको आप कहते हैं, और व्यायाम जिसको आप जिम्नास्टिक कहते हैं। संगीत किस लिए, तो कहते हैं आत्मा हेतु, व्यायाम शरीर हेतु। यानी कि इन दोनों ही विषयों के माध्यम से वह तन व मन दोनों की परिशुद्धता को हासिल करना चाहते हैं। व्यायाम है क्या, प्लेटो का व्यायाम से आशय क्या है? क्या उठक बैठक है? क्या शरीर का परिपोषण ही केवल व्यायाम है? नहीं, प्लेटो के लिए व्यायाम केवल शारीरिक पुष्टता नहीं अपितु शरीर का सामान्य देखरेख है, जिसमें आहार व चिकित्सा शास्त्र भी शामिल है। क्योंकि प्लेटो की मान्यता थी कि स्वस्थ शरीर, पवित्र मन तथा धैर्य इत्यादि साहस के इत्यादि गुणों का विकास किए बिना हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जो उनका व्यायाम है वह व्यक्ति के अंदर स्वस्थ शरीर का निर्माण करेगा, पवित्र मन का निर्माण करेगा, उसके अंदर धैर्य का निर्माण करेगा, साहस का निर्माण करेगा।
जब यहाँ चिकित्सा शास्त्र की बात की जा रही है, आहार की बात की जा रही है, तो हमारे यहाँ कहा भी गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति स्मृति लब्धे सर्वग्रंथीना विप्रमोच्छा। एक शब्द में कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। प्लेटो कहते हैं कि विद्यार्थियों हेतु शुद्ध व पवित्र भोजन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो विद्यार्थी जगत हैं उनको शुद्ध सात्विक भोजन खिलाया जाए, जिससे स्वस्थ तन व स्वच्छ मन का विकास हो सके। आप देखते होंगे, अनुभव कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं कि जब हम तामसी भोजन कर लेते हैं, गरिष्ठ भोजन करते हैं, तो इससे मन विचलित होता है, मन की एकाग्रता नष्ट होती है। भोजन का न केवल आपके शरीर पर प्रभाव होता है दूषित और उत्कृष्ट, अपितु आपकी आत्मा को भी, आपके मन को भी यह कुंठित करता है। कहते हैं जब स्वस्थ तन होगा, स्वच्छ मन होगा, तो डॉक्टरों से मुक्ति मिलेगी। प्लेटो के आदर्श राज्य में डॉक्टरों को कोई महत्व नहीं दिया गया है, क्योंकि ये कहते, प्लेटो का मानना था कि ये इलाज के बजाय बीमारी को बढ़ाने वाले होते हैं। इस संदर्भ में प्लेटो का एक महत्वपूर्ण उक्ति है कि हमारी वर्तमान चिकित्सा पद्धति बीमारियों का शिक्षण देती है, ना कि बीमारियों को दूर करने की। और अगर हम देखें तो वह तर्क बहुत हद तक उपयुक्त भी है। वर्तमान में मेडिकल जो भी है, जैसे जैसे चिकित्सा शास्त्र बढ़ता गया, हमारी समस्याएं घटने के बजाय बढ़ती गईं। पहले हम क्या कहते थे कि जिले में एक हॉस्पिटल है, यदि उसको हम नज़दीकी जगह पर स्थापित कर दें तो हम मृत्यु को रोक सकते हैं, सारी चीज़ों को रोक सकते हैं, आयु बढ़ा सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, ज्यों ज्यों चिकित्सा शास्त्र का विकास हुआ, व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा बढ़ने के बजाय घटती चली गई। आगे बहुत ज़्यादा हम विस्तार में न जाते हुए बात करेंगे, विषय वस्तु को भी चूंकि संपन्न करना है। संगीत, संगीत से प्लेटो का क्या तात्पर्य है? केवल गायन, केवल नृत्य? नहीं, संगीत केवल गायन तक सीमित ना होकर के साहित्य, संगीत, काव्य, इतिहास, चित्रकला, मूर्तिकला इत्यादि समस्त विषयों को समाहित किए हुए है। वह अपने समाज में केवल फत साहित्य और फत संगीत की अनुमति प्रदान करते हैं। प्रश्न उठता है कि इतिहास का क्या जो है रोल है? प्लेटो का कहना है कि हमारा जो अतीत होता है वह कहीं ना कहीं हमारे वर्तमान की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत होता है। हम अपने अतीत से हमारी वर्तमान की पीढ़ियां स्व अतीत से प्रेरणा प्राप्त करती हैं, वह उनके लिए प्रेरणादायक होता है। हमारा जो उज्जवल अतीत है, जब हम उस उज्जवल अतीत से, अपने भावी अतीत से परिचित होते हैं, तो वह हमें वर्तमान के निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान करता है, उत्साह हमारे अंदर जागृत करता है। और हमारे समाज का, अगर हम प्लेटो के इस विचार को लें और वर्तमान समाज पे इसको लागू करें, तो कहीं ना कहीं भारतीय समाज के पतन में यह भी एक मूलभूत कारक है। आज हम अपने इतिहास को, समस्या यह नहीं है कि जानते नहीं हैं, जानने से बड़ी समस्या है कि हम मानने को नहीं तैयार हैं, और उसके पीछे कई कुंठाएं हैं। कुछ बौद्धिक दिवालियापंथियों के द्वारा इतिहास का इस प्रकार से कुचक्र पूर्वक जानबूझकर दूषित व्याख्या की गई कि अधिकांश समाज के एक वर्ग को उससे तोड़ने का काम किया गया। समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जिसको भारतीय इतिहास को जानने की तो बात छोड़ दीजिए, पहले से वे निरा पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण उसे स्वीकार करने के लिए ही तैयार नहीं है। और जो देश अपने इतिहास को, जो समाज अपने अतीत को नहीं स्वीकार कर रहा, उसका कोई भविष्य ही नहीं हो सकता है। जो समाज अपने अतीत से सीख नहीं लेता है, उसका कोई भविष्य नहीं हो सकता है। तत्पश्चात अब जब वो बात करते हैं कि भैया केवल सत साहित्य और सत संगीत को अनुमति दिया जाएगा, तो इससे क्या आशय है? सत साहित्य का आशय है ऐसा साहित्य जो उज्ज्वल चरित्र, आत्मसंयम, सत्यप्रियता, समर्पण, भ्रातृत्व को बढ़ावा देने वाली हो, व गुरुजनों, माता पिता व श्रेष्ठ जनों के प्रति आदर इत्यादि गुणों का विकास करने वाली हो।
ऐसे साहित्य पर वे कठोर प्रतिबंध की बात करते हैं, ऐसे नाटक पर वे कठोर प्रतिबंध की बात करते हैं, ऐसे संगीत पर वे कठोर प्रतिबंध की बात करते हैं जो भय, क्रोध, घृणा, लोभ इत्यादि को बढ़ावा देने वाली हो तथा मानव चरित्र को वैचारिक व नैतिक पतन की तरफ अग्रसरित करने वाली हो। वर्तमान हमारे समाज में पतन का यह भी एक मूलभूत कारक है। आज हमारे यहाँ जो क्राइम की घटनाएं होती हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारे दूषित जो फिल्म हैं, दूषित जो चलचित्र हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक मूल कारण है। तत्पश्चात उनकी मान्यता थी कि उन साहित्य, संगीत व हम कहें नाटकों पर कठोर प्रतिबंध होना चाहिए जो मानव के नैतिक पतन के लिए जिम्मेवार हों। वह कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा द्वारा जिस प्रकार डॉक्टरों का निर्वसन किया जा सकता है, यदि उचित खान पान, उचित आहार लिया जाए तो हमें डॉक्टर की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, हमें कोई डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होगी। उसी प्रकार संगीत के द्वारा यदि फत संगीत, फत साहित्य हो तो हमें वकीलों और न्यायालयों की आवश्यकता नहीं होगी। इस संदर्भ में प्लेटो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि मुझे एक देश हेतु उचित प्रकार का गीत लिखने दो, किसी को भी इस देश हेतु विधि बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि समाज में उत्तम चरित्र के लोग पाए जाएंगे, आत्मसंयमी लोग होंगे, धैर्यवान होंगे, सद्गुणी व्यक्ति होंगे, तो ऐसे समाज में अपराध का कोई बोलबाला नहीं होगा। और जहां अपराध नहीं होगा वहां न्यायालय, वहां पुलिस, वहां इत्यादि संस्थाओं की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तत्पश्चात वो 18 से 20 वर्ष के दौरान सैनिक शिक्षा की बात करते हैं कि यानी 18 से 20 वर्ष के दौरान जो अंतिम स्तर है प्राथमिक शिक्षा का, उसमें सैनिक शिक्षा को देने की बात करते हैं। सैनिक शिक्षा क्या? जिससे आत्मसंयम, साहस, अनुशासन इत्यादि का विकास हो सके। यहाँ सैनिक शिक्षा का मतलब मार काट केवल नहीं। सैनिक शिक्षा में शिक्षा का जो रूपरेखा होता था वह व्यक्ति के अंदर आत्मसंयम, साहस और अनुशासन, देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, समाज के प्रति समर्पण इत्यादि गुणों का विकास करने वाली होती थी, जिससे समाज व राज्य की दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, दोनों की उन्नति सुरक्षित हो, उन्नति संपन्न हो सके। तत्पश्चात उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के दरमियान यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वो सार्वभौम शिक्षा की बात नहीं करते हैं। उस शिक्षा में जहाँ प्राथमिक शिक्षा मैंने पहले ही बताया कि समस्त वर्गों के लिए था, वहीं उच्च शिक्षा केवल अभिभावक वर्ग के लिए है। यहाँ छटनी कैसे की जाएगी कि किसको उच्च शिक्षा दिया जाए? तो कहते हैं कि प्रारंभिक के पश्चात एक विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जब व्यक्ति प्रारंभिक शिक्षा को ग्रहण कर लेगा तो एक विशेष परीक्षा से उसे गुजरना होगा। इसमें सफलता ही उसके उच्च शिक्षा में नामांकन की कसौटी होगी। इसे भी वो 2 स्तर पर बांटते हैं, एक 20 से 30 वर्षीय पाठ्यक्रम और दूसरा 30 से 35 वर्षीय। 20 से 30 वर्ष के दौरान वो 4 विषयों के अध्ययन पर बल देते हैं। अंकगणित, ज्यामित, जिसको रेखागणित आप कहते हैं, और ज्योतिष शास्त्र, और चौथा स्वर विधा, जिसे आप संगीत शास्त्र के नाम से जानते हैं। इन तीनों ही विषयों को वो क्रमानुसार महत्व प्रदान करते हैं। अंकगणित को सबसे ज्यादा और उसमें सबसे कम स्वर विधा। 30 से 35 वर्षीय जो शिक्षा होगी उसे प्राप्त करने के लिए पुनः जो लोग 20 से 30 वर्षीय शिक्षा को प्राप्त करेंगे उन लोगों को दूसरे चरण में प्रवेश करने के लिए पुनः एक विशेष परीक्षण से गुजरना होगा। इसमें क्या होगा कि दर्शन का ज्ञान दिया जाएगा। इसमें व्यक्ति को दर्शन की शिक्षा दी जाएगी जो द्वंद्ववाद पर आधारित होगी। दर्शन की शिक्षा को वह अंकगणित से भी ज्यादा महत्व प्रदान करते हैं। इस प्रकार सैद्धांतिक शिक्षा तो संपन्न होती है, किंतु प्लेटो के शिक्षा का यहीं पर अंत नहीं होता। वो कहते हैं दर्शन की शिक्षा क्यों?
तो कहते हैं दर्शन में द्वंद्ववाद के माध्यम से व्यक्ति सार्वभौम सत्य को अर्जित करेगा। जहां प्राथमिक शिक्षा के दौरान कला और संगीत और व्यायाम से व्यक्ति ने भावनात्मक माध्यम से स्वच्छ चरित्र, उज्जवल चरित्र को प्राप्त किया था, वहीं दर्शन के द्वारा उसे निखारने का काम किया जाएगा। अब व्यक्ति तर्क, द्वंद्व इत्यादि माध्यमों से सार्वभौम सत्य को ग्रहण करने का प्रयास करेगा, जिससे कि समाज में उत्पन्न विभिन्न विकृतियां, विभिन्न विकार, लोभ, मोह, माया, दंभ, ईर्ष्या, विद्वेष, घृणा, कपट, छल, प्रपंच इत्यादि चीजें जो अभिभावक वर्ग है, जो समाज को एक दिशा देने का कार्य करेगा, उसको ये समस्त विकार प्रभावित ना कर पाएं, उसके मन को, उसकी आत्मा को कुंठित ना कर पाएं। तत्पश्चात तो कहते हैं कि 15 से 50 वो जो 15 वर्षीय एक व्यवहारिक शिक्षा होगी, जो 35 से लेकर 50 वर्ष तक चलेगा, जिसमें सामाजिक समस्याओं का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा, जिससे कि जीवन में आने वाली आपत्तियों व थपेड़ों का शासक धैर्यपूर्वक व कुशलतापूर्वक सामना कर सके। अस्तु 50 वर्षीय कठोर अनुशासन से गुजरने व तपने के पश्चात ही प्लेटो के सम्मति में कोई शासक बनने का अधिकारी होगा। यही प्लेटो का आदर्श शासक होगा, यही प्लेटो के आदर्श राज्य का खेवनहार होगा। इस प्रकार हम इस लेक्चर को ही विराम देते हैं। अब प्लेटो के शिक्षा योजना की मूल विशेषताएं क्या हैं, साथ ही साथ उसकी आलोचनात्मक कुछ बिंदु क्या क्या हैं, किन किन आधार पर उनकी आलोचनाएं की गई हैं, इसे हम एक अलग लेक्चर में रखने का प्रयास करेंगे। यह लंबा होता जा रहा है, इसलिए आज इतना ही। बाकी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।